अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। इससे पहले के प्रोग्राम में हम 27वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक बात करें। दहशत गर्दी की जो रिसर्जेंस है पाकिस्तान के अंदर वो इंतहाई तशवीशनाक मोड़ इख्तियार कर चुकी है। आज के वाक़े की बात करें तो आज जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद के बाहर होने वाला वाक़या है, जिसमें खुदकुश बमबार आता है, अपने आप को एक्सप्लोड करता है, दर्जन से ज़ायद कीमती जानों का ज़िया हो जाता है। और उसके बाद में जो हुकूमती नैरेटिव है, ख्वाजा आसिफ साहब हों, वज़ीर आज़म साहब हों, वो ये कहते हैं कि अब सोचना पड़ेगा कि अफ़गान हुकूमत से मुज़ाकरात करने भी हैं या नहीं, इनसे बातचीत होनी भी चाहिए या नहीं। और सिर्फ ये नहीं, कैडेट कॉलेज वाना के अंदर भी जो एक रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल किया गया, 650 से ज़ायद अफराद को वहाँ से रेस्क्यू किया गया, वहाँ भी दहशत गर्दों ने हमला कर दिया। तो ये पैटर्न बहुत वाज़ेह है कि अफ़गान तालिबान की हुकूमत जब से आती है तो 200 से 300% इजाफा दहशत गर्दी के वाक़यात में हमने पाकिस्तान के अंदर देखा है। और सवालिया निशान ये है कि 20-30 सालों से जो पॉलिसी इख्तियार की गई अफ़गान हुकूमत को लेके, तालिबान को लेके, क्या ये उसका फ्रूट है या फिर ये रियलाइजेशन हमें बहुत लेट हुई कि देयर इज़ नो गुड और बैड तालिबान और जस्ट तालिबान। इस पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। और सियासी मौज़ूआत की अगर हम बात करें तो 27वीं आईनी तरमीम 2 ताई अक्सरियत से सेल थ्रू करती है सेनेट से, और आज वो कौमी असम्बली में भी पेश कर दी गई। और वाज़ेह है कि कोई ख़ास कन्फ्रंटेशन हुकूमत को दरपेश नहीं है। वो और बात है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से, अपोजिशन अलायंस की तरफ से मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दी गई है। एक लीगल डिबेट भी शुरू हो चुकी है कि आया सिविल लिबर्टीज़ कर्टेल हो गई हैं इस तरमीम से, या फिर जो इंस्टीट्यूशनल इदारा जाती बैलेंस था, जो सेपरेशन ऑफ पावर थी, उसका बैलेंस ख़राब कर दिया है हुकूमत ने। सदारती इस्तिस्ना पे एक लंबी बहस है कि ये होनी चाहिए या आयन की स्पिरिट के ये अगेंस्ट है या नहीं। आज इन तमाम मौज़ूआत को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। मेहमानों का तारुफ करवा दूँ, शेर अफजल मरवत साहब मौजूद हैं, कौमी असम्बली के। मैं एडवोकेट शफकत अब्बास अवान साहब मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। और कामरान यूसुफ साहब मौजूद हैं, तज़किया निगार हैं, आप तीनों स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। हुज़ैफ़ा रहमान साहब हमें लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं, वज़ीर मुमलिकत हैं सकाफ़त और विरसा के। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगाज़ करूँगा मरवत साहब आपसे। दहशत गर्दी का जो वाक़या आज हमने देखा है, पाकिस्तान की एक लंबी स्ट्रगल है इस सारे डिबैकल को लेके, और हज़ारों जानों का ज़िया, तकरीबन 4000 का नंबर हम देख चुके हैं जो पिछले 2 सालों में पाकिस्तान ने गंवाई हैं। अब ये इस्लामाबाद तक पहुँच चुकी है। क्या लगता है आपको कि पहले तो इसके पीछे है कौन, और हुकूमत जो पॉलिसी इख्तियार कर रही है कि अफ़गान तालिबान से बात करनी चाहिए, ये वो फेज़ गुजर नहीं गया, बात उससे आगे नहीं बढ़ गई? बहुत शुक्रिया। ये जो आपने बात की ना कि इस्लामाबाद तक दहशत गर्दी पहुँच गई है, ये अलार्मिंग है। पहले तो सरहदी इलाकों में या रिमोट अजला में दहशत गर्दी की वारदातें होती थी, लेकिन अचानक इस्लामाबाद में, और वो भी फिर जुडिशल कम्प्लेक्स के सामने, ये जो धमाका हुआ है, गर्चे ये खुदकश हैं, लेकिन ये जो ज़िलाई इंतज़ामिया या इंटीरियर मिनिस्ट्री ने ये कहा कि ये अंदर घुसना चाहते थे, इसके शवाहिद तो नहीं है। ये तो गाड़ी इन्होंने एक्सप्लोड की है, और अंदर घुसना चाहते थे तो तब उनको उतरना था, फिर जाना था। लेकिन ये दहशत गर्दी जो अब वारिद हुई है, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि इसकी इमीडिएट वजह जो है वो टर्की में जो डायलॉग हुए और जो नाकाम हुए, और इसके साथ ही तरफेन से जो एक दूसरे के खिलाफ जो हार्ड स्टेटमेंट्स आए। सही। अब ये जो काफ़ी अरसे के बाद खुदकश बमबार जो है वो मंजरेआम पे आया है, क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है उनके पास माजी में ये कैपेसिटी जो है वो ट्रांसपोर्ट होती थी अफ़गानिस्तान से। सही। और अब ये लगता है कि इसके ताने बाने यकीनन अफ़गानिस्तान से मिलेंगे, और ये एक रिएक्शन भी है पाकिस्तान के अवाम को और पाकिस्तान की हुकूमत को, एक थ्रेट भी है, एक मैसेज भी है कि जब हम इस्लामाबाद के हर्ट में ये कर सकते हैं तो आपके मुल्क का कोई कोना हमसे महफूज नहीं है। मैं फिर भी इस तमाम के बावजूद ये रिकमेंड करूँगा कि हमारी पहली तरजीह जो है वो डायलॉग होना चाहिए, क्योंकि जो अफ़गानिस्तान की जो तरीक़ेकार हैं तालिबान का और इमारत इस्लामी का, सही, जिस तरीके से वो जंग लड़ते हैं, उस जंग में जो है सिविलियन का काफ़ी नुकसान होगा। बिल्कुल। ये मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो आज इस्लामाबाद में हुआ,
इसका तसलसल होगा और एक के बाद दीगरे जो हैं ये डराएंगे पाकिस्तानियों को। तो लिहाजा अगर हुकूमत मुनासिब समझे, जिस तरह केपी की हुकूमत चीख रही है, केपी की हुकूमत, केपी के अवामी जरगे, इन तमाम लोगों को साथ मिला के अफगानिस्तान से डायलॉग करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर डायलॉग नाकाम होते हैं तो जिम्मेदारी मरकज़ी हुकूमत में नहीं आएगी, और अगर नाकाम होते हैं तो ये केपी का जो जरगा होगा वो केपी के अवाम को बताएगा कि अब जो है अफगानिस्तान के लोग जो हैं हमारे साथ खामखा जो हैं ये सलूक कर रहे हैं। इसका फायदा ये होगा कि फिर केपी के अवाम भी साथ में खड़े, क्लैरिटी आ जाएगी इस पे। हुकूमत का नैरेटिव जो है, हुज़ैफा साहब, ये ख्वाजा आसिफ साहब ने तो कह दिया कि अब मुज़ाकरात की कोई उम्मीद वैसे लगानी नहीं चाहिए, तो अब ये सोच ली है गवर्नमेंट ने आज के वाक़े के बाद कि इट्स अ लॉस्ट कॉज, फ्यूटाइल कॉज है, और पख्तूनख्वा के हवाले से मरवत साहब जो सजेशन दे रहे हैं कि आप वहाँ के स्टेक होल्डर्स को बुलाएं और मुज़ाकरात करवाएं और फिर रिजल्ट का वेट करें। अगर हम पहले ही अस्यूम कर लें कि वो कोऑपरेट नहीं करेंगे आपके साथ, ये धमाके, ये दहशतगर्दी होती रहेगी, तो ये तो हल नहीं है। सोल्यूशन फिर क्या है? मैंने मरवत साहब की बात बिल्कुल सुनी। पहली बात तो ये है कि गुफ्तगू काफ़ी डिटेल में चली जाएगी, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि इसे मुख्तसर और इख्तिसार के साथ आपके सामने रख दूँ चीज़ें। पहली बात तो ये है कि जो आज मेरी आवाज़ें तो मुझे आ रही है, अगर आपने प्रोड्यूसर को कहें कि इसको ज़रा ठीक कर दे। ठीक जी, आप कंटिन्यू। मैं गुजारिश कर रहा था जी मैं गुजारिश कर रहा था कि पहली बात तो ये कि हम जितना भी कह रहे थे मीडिया चैनल्स पर आकर, आपके जो इदारे हैं कौमी सलामती के, उनका एक मौक़िफ़ था कि हम ऑपरेशन शुरू करेंगे, लेकिन उसके बावजूद जब हमें मुज़ाकरात की बात की गई, वो हमारे बरादर इस्लामी ममालिक उसके बीच में आए, जिसमें टर्की था, कतर था, और उसके बाद हमने मुज़ाकरात शुरू किए। लेकिन अगर दूसरा फरीक जो है वो कोई बात ही करने पे राजी ना हो, और उसको हमने मुसलसल जो है कोशिश की कि किसी न किसी जगह पर उसको लेकर आए, और उसके पीछे एक लंबी रीजन है। जो अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त हुकूमत है वो दो हिस्सों पे मुश्तमिल है। इसको शायद शेर अफजल मरवा साहब सेकंड करेंगे। एक तो ज़ाहिर है हक्कानी नेटवर्क है, जिसको खलील हक्कानी साहब पहले खुद जलालुद्दीन हक्कानी हेड करते थे, फिर हाजी खलील हक्कानी उसको देखते थे, और अब सिराजुद्दीन हक्कानी देख रहे हैं। सिराजुद्दीन हक्कानी ज़ाहिर है वहाँ के वज़ीर दाखिला भी हैं, डिफेंस उनके पास है, लेकिन उनका और जो दूसरा ग्रुप है आपस में जो है कुछ बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं है, और उनकी स्पीचेस भी सामने आई हैं। आपके पाकिस्तान के अंदर खासतौर पे केपी की अगर आप बात करें, यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो अफगान तालिबान पर अपना एक अखलाकी असर रखते हैं, वो जलालुद्दीन हक्कानी और हक्कानी नेटवर्क पर रखते हैं। अगर हक्कानी नेटवर्क की अपनी कन्फ्रंटेशन चल रही है और वो तर्ज हुक्मरानी से कोई मुतमईन नहीं है, जिस तरीके से मुल्ला उमर और बाकी उनके बेटे और बाकी लोग जो है वहां पर हुकूमत चला रहे हैं, तो बेसिकली इस मर्तबा अफगान तालिबान से मुज़ाकरात नाकाम होने की सबसे बड़ी वजह एक तो ये है कि उनके अपने दरमियान भी एक तफरीक पैदा हो चुकी है, और जो ग्रुप हमसे मुज़ाकरात कर रहा था वो ज़ाहिर हक्कानी नेटवर्क पे डोमिनेट कर रहा है, और वो ग्रुप भारत के साथ बहुत लिंक्ड है, और भारत अभी तक भूला नहीं है ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का जो जख्म है। और उनके इससे पहले मैं शफ़क़त साहब के पास जाऊं, शॉर्टली सोल्यूशन फिर क्या है? मुज़ाकरात को अबैंडन कर दिया, व्हाट्स द वे फॉरवर्ड देन, व्हाट डू वी डू फ्रॉम हियर ऑन? देखिए जाहिर है अब ये तो नहीं हो सकता कि आप हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाएं और आप कहें कि जी जो है वो राम बली करेगा। हमने जाहिर है अपने लोगों की हिफाजत करनी है, और उसके लिए दूसरा जो रास्ता है वो यही बचता है कि हम ऑपरेशन करें। जो इस्लामाबाद का जो वाकया है, नो डाउट एक लाजिमी सिचुएशन है कि कहाँ जो है वाना, वजीरिस्तान, दीर, अपर दीर, लोअर दीर, और वहां पर ये वाकये हो रहे थे और इस्लामाबाद में हो। लेकिन देखिए, एक तो उन्होंने सॉफ्ट टारगेट समझकर इसको निशाना बनाया, और दूसरी बात ये है कि उन्होंने इमीडिएटली इस तरीके का माहौल पैदा किया कि देखिए जी ये मुज़ाकरात नहीं कर रहे तो हम इस्लामाबाद को जाकर हिट कर सकते हैं, और इस्लामाबाद को ने हिट किया। तो लेकिन इसको हम मौक़िफ़ आ गया, आपका मौक़िफ़ आ गया, मैं मज़ीद इस पे बात करूंगा। लेकिन शफ़क़त साहब, नैरेटिव पाकिस्तान तरीके इंसाफ का ये रहा है कि बातचीत होनी चाहिए, कायनेटिक ऑप्शन पे नहीं जाना चाहिए, मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ना चाहिए। ये तो पानी सर से नहीं गुजर गया, 4-5 हज़ार लाश हमने उठा ली है 2 साल में, अब भी ऑप्शन है टेबल पे बैठने की? देखिए जी, टेबल पे बैठना ही सोल्यूशन होता है, और खान साहब ने पहले कहा था कि आप इंगेज करें वहाँ की गवर्नमेंट को, केपी की, वहाँ के लोगों को, और उनसे मुज़ाकरात करें।
हाँ, एक लास्ट ऑप्शन के तौर पर एक दफ़ा मुज़ाकरात करें, और अगर नाकाम हो जाते हैं तो एटलीस्ट वहाँ के लोग भी आपके एतमाद में आएंगे, जैसे मरवत साहब फरमा रहे थे। तो इसके बाद वहाँ के लोगों को एतमाद में लें। ऑपरेशन जहाँ पे आपने करना है, अगर वहाँ के लोग ही आम और नास ही उसके ख़िलाफ़ हों तो क्या वो ऑपरेशन कामयाब हो जाएगा? क्या उस ऑपरेशन के आप कोई फ्रूटफुल नतीजा हासिल कर लेंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। खुदारा उन लोगों को एतमाद में लें। और देखें, हमने ऑपरेशन किए हैं और अभी लास्टली पिछले 2 मंथ में क्या वहाँ पे बेगुनाह बच्चे और औरतें नहीं मारे गए ऑपरेशन के नाम पे? और क्या वो जो मारे गए थे वो पाकिस्तानी नहीं है, वो पाकिस्तान के शहरी नहीं है? तो इसलिए सिर्फ आप ऑपरेशन ना करें, उस ऑपरेशन के जो नुकसानात होते हैं, कोलैटरल डैमेज जो होता है, उसका भी तो आप। लेकिन ये सुहेल अफरीदी साहब ने जो इजलास का हिस्सा ना बन के एक जेस्चर दिया सिक्योरिटी के ऊपर, उस पर भी तनकीद होती है कि पीटीआई शामिल नहीं हुई इस बहस में। इतना संगीन मसला है, इतना सीरियस इशू है, पीटीआई ने अपना वर्ड नहीं दिया। नहीं, देखिए, अगर वो कहीं बिजी थे तो उन्होंने अपना नुमाइंदा भेजा है, ऐसी बात नहीं है कि वो शामिल नहीं हुई या उन्होंने इनकार किया है। आई थिंक उनका कोई ऑफिसर खान साहब से मुलाकात का इशू था उस वक्त। देखें, आप गवर्नमेंट में हैं तो आप भी तो थोड़ा हाथ आगे बढ़ा लें। अच्छा, एक वज़ीर आला फ़ोन करता है वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान को कि मेरी मुलाकात करवा दें मेरे लीडर से, मैं सीएम मुंतखब हुआ है, मैंने उनसे कोई बातचीत करनी है, और आगे से वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि मैं पूछ के बताऊँगा। अब इतने बेबस ना बने। तो ठीक है, आप बेबस हैं, हमें भी पता है। अगर बेबस ना होते तो 27वीं तरमीम का आप जो है वो बम ना चलाते इस कौम पर और इस पार्लियामेंट पर। बेबस हैं आप, लेकिन थोड़ा तो अपने पाँव पे आप खड़े हों, और ताकि कोई फिर आपके साथ चल सके। ठीक, चलें, पॉइंट आ गया। कामरान साहब, ये जो नई फॉर्म इख्तियार कर रही है दहशतगर्दी, अब इसमें हमारे पास काइनेटिक ऑप्शन है अफगानिस्तान के अगेंस्ट, या फिर रीजनल पार्टनर्स की तरफ जाना? चीन को एटम से इशू है, आईसिस के से इशू है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स भी तंग हैं अफगानिस्तान से, हमारे यहाँ फॉल आउट हो रहा है दहशतगर्दी का। तो ये रीजनल पार्टनर्स को इकट्ठा करने का वक्त नहीं आ गया कि सबको बिठाएं और कहें कि कुछ किया जाए अफगान रेजिम का, अफगान तालिबान का? लेकिन जो रीजनल अप्रोच की आप बात कर रहे हैं, उस पर तो पाकिस्तान पहले भी काम कर रहा था, पहले काम किया भी है। रीजनल कंसेंसस, मेरे ख्याल में वो तमाम जो ऑप्शंस हैं, मुझे जो लगता है, जो मैंने फॉलो किया है, वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं। मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि शायद वी आर डन विद द अफगान तालिबान। और ये जो इंसिडेंट हुआ है, देखें, इससे पहले बेशक नो डाउट कि अगस्त 2021 के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में बेपनाह इजाफा हुआ है। बिल्कुल, कोई 3900 जो कीमती जाने, उसमें फौजी जवान भी हैं, ऑफिसर्स भी हैं, वो शहीद हुए हैं। क्योंकि मैं ये वॉर ऑन टेरर फ्रॉम द स्टार्ट ये कवर कर रहा हूँ, और वो दौर भी देखा है 2007, 8, 9, 10, 11, जब इस्लामाबाद के अंदर हर दूसरे तीसरे दिन एक दहशतगर्दी का वाकया होता था, और बिल्कुल एक नॉर्म बन गई थी। इतने दंदनाते फिर रहे थे दहशत, सवात तक आ गए थे। इस दफा जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस था इस्लामाबाद के इस वाकये से पहले कि ये तमाम दहशतगर्दी के वाकये कन्फाइन थे बॉर्डरिंग एरियाज में, साउथ जो केपी है या बलूचिस्तान के अंदर। तो शायद ये लगता था कि एक तो हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनकी सलाहियत बेहतर है, इंटेलिजेंस बेहतर है, कि वो बड़े शहरों तक नहीं पहुंच रहे। लेकिन अब इन्होंने क्योंकि इस्लामाबाद पे हिट किया है, 2 इसके एस्पेक्ट हैं। नंबर 1, जिस तरह कह रहे थे मरवत साहब, कि टॉक्स नाकाम हुए हैं इस्तांबुल में, और हमारी तरफ से जो बयानात आ रहे हैं कि अगर कोई अटैक होगा तो हम अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई करेंगे। एक इसका मतलब है कि अफगान तालिबान या वो एलिमेंट्स जो पाकिस्तान के साथ लड़ाई चाहते हैं, वो प्रोवोक कर रहे हैं हमें कि अच्छा ठीक है, आप करना चाहते हैं। एक उनके जो सीनियर लीडरों ने ये बयान भी दिया है कि हमने तो अमेरिका और रूस को, वो तो इतने हजारों मील दूर थे, उनको किस तरीके से शिकस्त दी, आप तो हमारे पड़ोसी हैं, हम आपके अंदर घुस के आपको इस तरीके से मारेंगे। तो क्या अफगान तालिबान जो है वो पाकिस्तान को चैलेंज कर रहे हैं? फिर वाना वाला जो इंसिडेंट है, मुझे लगता है कि आई थिंक पहले भी सिचुएशन शायद पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जा चुकी थी। अफगान तालिबान के साथ इस वाकये के बाद जो इस्लामाबाद में हुआ है, आई डोंट सी। और इंडिया अफगानिस्तान नेक्सस को जरा एक्सप्लेन करें। कल दिल्ली में जो होता है, आपको लगता है कि ये कुछ एक्टिवेशन वहां से भी हो सकती है? ये एक इंटरेस्टिंग ये भी एस्पेक्ट है कि एक दिल्ली में ब्लास्ट होता है। हालांकि वहां पर एक जो चीज है, अनलाइक जो पहलगाम वाला वाकया था, मैं इंडियन मीडिया कंटिन्यूसली फॉलो करूं, बड़ा कॉशियस इस दफा उनकी अप्रोच है। डायरेक्टली फिंगर पॉइंटिंग उन्होंने नहीं की, लेकिन उसके कुछ घंटों के बाद विद इन 24 आवर्स इस्लामाबाद में अटैक होना,
प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट भी हमारे सामने है। इसमें हमें ये चीज भी याद रखनी चाहिए कि लोग बात करते हैं टू फ्रंट सिचुएशन की। इंडिया के लिए बात की जाती थी कि यानी कि पाकिस्तान और चाइना, ये हमारे लिए भी अब टू फ्रंट सिचुएशन है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ ऐसे ग्रुप हैं वर्किंग ऑन द बिहेस्ट ऑफ द इंडियंस के प्रोवोक करें पाकिस्तान को कि उधर से पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ लड़े और फिर इंडिया पाकिस्तान को भी उस तरीके से एंगेज करे, तो काफी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, क्रिटिकल सिचुएशन है। ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर दोनों अगर हॉट हो जाएं तो फिर डिप्लोमेटिक चैनल का वक्त भी है और काइनेटिक ऑप्शंस पर भी बात की जा रही है। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद 27वीं तरमीम को डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले 27वीं तरमीम के हवाले से हमने जिक्र किया था और अब सूरत हाल ये है कि अब कौमी असम्बली में भी ये रेजोल्यूशन जो है वो पेश कर दी गई है। इसमें जो अपोजिशन के खदशात थे वो एक तरफ, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब का मौक़िफ़ ये है कि ऐसा नहीं है कि हमने स्टेक होल्डर से बात नहीं की, हमने तो डायलॉग का जो है वो इन्विटेशन दिया, तहरीक इंसाफ ने कोऑपरेट नहीं किया एज़ यूजुअल। तो इस पर मरवत साहब पहले तो आपकी टेक क्या है कि 27th अमेंडमेंट वाकई इतनी डिस्ट्रक्टिव, इतनी तबाहकुन है, या हुकूमत जो कहती है कि सो मोटो जस्टिस हो रहा था, इसके अलावा जुडिशल एक्टिविज्म का इशू था, पाकिस्तान में किसी वजीर आज़म की भी नौकरी महफूज नहीं थी, तो अब कम से कम हमने एक सियासी इंक्रोचमेंट तो किया ना, अपनी स्पेस तो वापस ली है हमने। देखिए ये बात दुरुस्त है, सो मोटो का बड़ा अब्यूज हुआ है माजी में। अतीक उर्दू वाला इशू आपको याद होगा, अस्पतालों के दौरे, और आप यकीन करें मैं खुद चूँकि इस इंस्टीट्यूशन से वाबस्ता रहा हूँ, 2002 के बाद जज साहिबान जो सुपीरियर अदलिया हैं उनको एक नया शौक चढ़ गया, मीडिया के साथ ताल्लुकात बढ़ाना, उनकी खबरों का चलना। फिर एक प्रोटोकॉल की इनको ऐसी लत पड़ गई कि जनाब अली जो हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस होते थे उनके आगे घोड़े दौड़ाए जाते थे, उनके बैंड बाजे होते थे। फिर ये भी एक हकीकत है कि हमने कैसे जज पैदा किए, इफ्तिखार चौधरी जैसे, साकिब निसार जैसे, और इन्होंने जिन चीज़ों पे सुओ मोटो लिया, फिर जिस तरीके से इन्होंने यके दीगर कानून लॉ मेकर्स को घर भेजा, वज़ीर आज़म को घर भेजा, ये कोई जस्टिफिएबल एक्ट नहीं थे। ठीक, तो लिहाजा सुओ मोटो को जो इन्होंने अभी थोड़ा सा मैंने पढ़ लिया है, सुओ मोटो को इन्होंने स्ट्रीमलाइन किया है। अच्छा, सुओ मोटो की हद तक तो मैं कोई जाती तौर पे मोतरिज नहीं हूँ, लेकिन सदर का इस्तिस्ना फॉर अ लाइफ टाइम, सिर्फ सदर का इस्तिस्ना तो नहीं है ना, नहीं पॉलिटिकल ऑफिस में तो सदर का है ना। वैसे तो आपको पता है वो उनका आर्गुमेंट यही है कि अगर सदर के अंडर एक ऑफिस आता है, देखिए उसको अगर इम्यूनिटी मिल सकती है, प्रेसिडेंट को क्यों नहीं मिल सकती? देखिए मैं आपको अर्ज कर दूं, ये इस्तिस्ना जो है आर्टिकल 248 के तहत, ये 18वीं आईनी तरमीम में इसकी लैंग्वेज ये बनी कि जब तक सदर और गवर्नर अपने ऑफिस में होंगे तो तब तक ये किसी भी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से मुबर्रा होंगे। बिल्कुल, लेकिन अगर इस दौरान कोई ये एक ऐसा अमल कर लेते हैं जो जुर्म हो, तो वो पेंडिंग रहेगा, जो ही उनका टेन्योर खत्म हो जाता है तो दे कैन बी प्रोसिक्यूटेड। ट्रू, मतलब जब तक वो ऑफिस में है तब तक अनटचेबल है। अनटचेबल, लेकिन सिविल लाइबिलिटी से मुबर्रा नहीं थे। ठीक, यानी कोई उन्होंने किसी के राइट ऑफ डिफेमेशन को उन्होंने इंजर किया। अब जो इन्होंने ये किया है, अब इस हवाले से मेरी ज़ाती अप्रोच ये है, लाजिमान ये अदालतों में चैलेंज होगा। अच्छा, ये दुनिया में पहली दफ़ा हुआ है, ये नहीं है कि किसी और जुरिस्डिक्शन में भी मिसाल मिलती है कि आप कहते हैं कि ताहयात इनको भी और साबिका सदूर को भी हम एक्सटेंशन या इम्यूनिटी देते हैं। अब ताहयात जो हैं टेन्योर तो ख़त्म हो जाएगा जी, टेन्योर ख़त्म हो जाएगा। अब इसके बाद अगर जब तक वो जिंदा है, यानी कि अगर इस दौरान इसने कोई भी क्राइम कर दिया, आपको हमेशा इम्यूनिटी मिलती है उन फंक्शन से या उन अवामिल से जो ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ योर ड्यूटीज आप अदा करते हैं। बिल्कुल, लेकिन वो उनका आर्गुमेंट ये है कि ये पर्क्स हैं, जिस तरह पेंशन होती है ना उस तरह ही इस्तिस्ना है। नहीं, ये पर्क्स देखें, एक चीज है ना, आपको इस्तिस्ना है उन अवामिल से कि अगर आप वजीर आजम है सपोज,
या सदर हैं और सदर ने एक बिल पे दस्तखत कर दिए, एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिए, उस ऑर्डिनेंस से करोड़ों अरबों रुपयों का नुकसान हो गया। और मतलब ये है कि किसी इंडस्ट्री को या किसी कार्टेल को उन्होंने नवाजना है, सपोज, ठीक है, हम एज्यूम करते हैं। अब ये करप्शन का एक ये है, आप कहते हैं कि इस पे आप एग्जामिन नहीं कर सकते हैं, उस पे आप प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते हैं। मैं ये समझता हूं कि अगर आपने बोनाफाइडी अपने फराइज की अदायगी की है, और अगर आपने कहीं, यानी मिसाल के तौर पे आप एक आईनी ओहदा रखते हुए किसी को कत्ल कर देते हैं, एहतसाब तो हो सके कम से कम, यानी दुनिया का कोई कानून, अत्ता कि कुरान हकीम हक देता है, ये बिल्कुल कुरान और सुन्ना और इस्लामी और शरीयत से भी मुनाफी। आपको इसका रिवर्सल नजर आ रहा है? मुझे ये नजर आ रहा है, मेरा ख्याल है कि जो सदर पाकिस्तान है, वज़ीर आज़म ने तो बड़ी अच्छी मिसाल सेट कर दी, अप्रिशिएट करना होगा कि उन्होंने कहा मुझे नहीं चाहिए। यानी कि वो ये बताना चाहते हैं कि अगर मैं कोई भी काम कर रहा हूं तो मैं गलत नहीं करूंगा, मैं कानून के मुताबिक करूंगा। अगर सदर साहब ये कर ले कि वो भी कह दे कि मुझे बस सिर्फ मेरे अपने टेनेवर तक इम्यूनिटी, क्योंकि उसके पास तो कोई इख्तियार ही नहीं है। फिल वक्त नहीं कह रहे वैसे वो शफकत साहब। ये एक तो 27वीं 26वीं तरमीम पे आपको एतराज़ रहा, 27वीं आ गई है, 28वीं के आने का भी राना सनाउल्लाह साहब ने बता दिया है कि वो भी आएगी। तो इसमें अब अगर आप जिस तरह बैरिस्टर गौर साहब कह रहे हैं कि अपील दायर हम कर सकते हैं, तो फिर उसी आईनी कोर्ट में जाएंगे जिससे एतराज़ है आपको? देखें जी, वो तो एक ज़ाब्ते की कार्रवाई है, हमने पूरी करनी है। वही कोर्ट जिसके जज अपॉइंट करेगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उसके जजेस भी लगाएगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान, हम उसके सामने खड़े होंगे, ला महाला उन्होंने क्या फ़ैसला करना है हमें आज ही पता है, लेकिन ज़ाब्ते की कार्रवाई पूरी कर देंगे। देखें, ये तरमीम 8वीं भी एक डिक्टेटर ने की थी और 17वीं भी की थी, वो शायद इतनी ख़तरनाक नहीं थी जितनी आज इन हमारे भाइयों ने, जो जमहूरी ख़ुद को कहते हैं, ये कहते थे हाइब्रिड सिस्टम। मुझे नहीं समझ आती थी कि ये क्यों हाइब्रिड सिस्टम कह रहे हैं, लेकिन अब ये तरमीम जब लेके आए तो मुझे पता चला कि ये हमारी ज़हनसाजी कर रहे थे कि कल हमने एक ऐसा काम करना है जो कि जमहूरी हिसाब में तो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं होगा। हम थोड़ी सी ज़हनसाजी लोगों की कर रखें कि हम तो भैया आपको बता रहे थे कि जमहूरियत नहीं है, यहाँ हाइब्रिड सिस्टम है, कोई डिक्टेटरशिप से मिलता जुलता काम है यहाँ पे, इसलिए ज़हनी तौर पर तैयार हो जाए। ये तरमीम रोल बैक होनी है इंशाल्लाह, 26वीं हो या 27वीं हो, पहले भी तो हुई हैं डिक्टेटरों की हुई, लेकिन देखिए ऐसा होना नहीं चाहिए था। इसहाक डार साहब कहते हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का ये पार्ट था जिस पे आप भी अग्रीड थे उस वक्त। इसहाक डार साहब कह रहे थे कोई तरमीम नहीं आ रही, हम 26वीं को तो हजम कर लें, और उसके कुछ दिनों में ही 27वीं आ गई। उन्हें नहीं पता होता, ना था ना इनको पहले पता था, तरमीम कहीं और से आती हैं और वो करवा दी जाती हैं, वो एक और बात है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर करना चाहता हूँ कि नेशनल हीरोज़ को ज़रूर नवाजा जाना चाहिए, लेकिन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान भी हमारा हीरो था और हमने कितने बुरे तरीके से उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर शुरू हुआ है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने जिस तरह किया है, ये पहले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब से करवाई गई थी और वहाँ से रिवायत डाली गई। हमने तो अपने नेशनल हीरो के साथ ऐसा किया है, इसलिए हीरोज़ को नवाजने के और बड़े तरीके होते हैं। ये कोई तरीका नहीं है, ना दुनिया में कहीं राइज है, पूरी दुनिया आप घूम के देख लें, आपको कहीं इम्यूनिटी फॉर लाइफ नहीं मिलेगी। और फिर एक इस्लामी मुल्क जिसका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि मेरी बेटी फातिमा भी अगर कोई चोरी करेगी तो उसके हाथ काट दूंगा, तो आप तो ये प्रिंसिपल के खिलाफ है। हुज़ैफा साहब, आपने आर्ग्यूमेंट सुन लिया है और चार्जशीट ये है कि एक तो आपने ये जो बैलेंस था इंस्टीट्यूशंस का, इसको ख़राब कर दिया। फिर लाइफ टाइम इम्यूनिटी का मतलब तो ये है कि आई एम नॉट अकाउंटेबल टू एनी वन इफ आई एम द प्रेजिडेंट। सदर बन गया हूँ, जो दिल करे वो कर सकता हूँ। तो आपको लगता है कि फिर ये लॉन्गर टर्म में आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान का अलमिया ये है कि हर सियासी पार्टी जो कानून साजी करके जाती है फिर उसी को भुगतती है, उसी के आगे वो आकर खड़ी हो जाती है। जी बहुत शुक्रिया जी, मुझे अगर आप मौका देंगे तो बेसिकली 27वीं तरमीम के, मुझे फिर आवाज़ मेरी आ रही है, बात फिर सही हो नहीं पाती इसलिए, लेकिन खैर मैं कोशिश करता हूँ। अगर अपनी टेक्निकल टीम को अगर आप ये ताकीद करें कि इसको सेट कर दे, तो हमारी जो 27वीं तरमीम है बेसिकली उसके 3 अगर आप देखें तो हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनी। दूसरा है आर्टिकल 243 जो कि आपकी मुसल्लह अफवाज की कमांड से मुतालिक है। और तीसरा आप जो सवाल कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट को इम्यूनिटी से मुतालिक, तो मैं तीनों पे आप 1-1, 2-2 मिनट लेके बात अपनी मुकम्मल कर देता हूँ। पहली बात तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस
तो कोई ये नहीं कि रातों रात उनको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में कन्वर्ट कर दिया। ये 15 साल से पीपल्स पार्टी और हमारी जो है अर्क-रेज़ी इस पर हुई भी थी, लेकिन 2010 में जब 18वीं आईनी तरमीम आई तो पीपल्स पार्टी और हमारे माथे पे बंदूक रखकर उस वक्त की जुडिशरी ने अपनी मर्जी की अमेंडमेंट कराई और हमें कहा गया कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाएंगे या जजेस की तैनाती के तरीकेकार में पार्लियामेंट की इन्वॉल्वमेंट करेंगे और आप जजेस की सुपरमेसी को कंप्रोमाइज करने की कोशिश करेंगे तो हम इस आईनी तरमीम को टर्न डाउन कर देंगे। इसीलिए आपने देखा कि जजेस की तैनाती में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की मनमानी चलती आई और उन्होंने अपने चैम्बर्स के लोगों को, अपनी मर्जी के लोगों को अकोमोडेट करने की कोशिश की। हमने इस दफा क्या किया, हमने जुडिशियल प्रोसेस जो है सुप्रीम जुडिशियल कमीशन को, उसको इस तरीके से उसकी कंपोजिशन कर दी कि उसमें जजेस भी हैं पड़े जो 4 मोस्ट सीनियर जजेस होंगे और उसके अंदर आपने लीगल फर्टिनिटी का नुमाइंदा भी हमने डाल दिया और उसके साथ साथ हमने पार्लियामेंट से भी नुमाइंदगी डाल दी। आज ठीक है पार्लियामेंट में जो चेहरे हैं वो शायद मेरे भाई को पसंद नहीं होंगे, शायद आपको पसंद ना हो। 2018 से 22 तक जो चेहरे थे वो हमें पसंद नहीं थे, हम कहते हैं आरटीएस वाले हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये पावर पार्लियामेंट के पास आई है। और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जरूरत इसलिए पड़ी कि चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के जजेस ने ये बात की कि ये तो ओवरलैपिंग हो रही है सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर दरमियान, लेकिन हमने जो है फिर इसको बार बार देखा, लीगल फर्टिनिटी से राय ली और उसके बाद यही तय हुआ कि आईनी अदालत अलहदा होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट अलहदा होनी चाहिए। आर्टिकल 184(3) पे तनकीद करते हैं तो आर्टिकल 184(3) पे सब मुत्तफिक हैं कि उसका हमेशा से मिसयूज हुआ। इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में हुआ, साकिब निसार साहब के दौर में हुआ, दरमियान में जो जजेस आए उन्होंने उसका मिसयूज नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 184(3) कोई ऐसी नीड नहीं थी कि आप उसको जो है टर्न डाउन नहीं कर सकते या उसको इलिमिनेट नहीं कर सकते आइन से। उसके बाद अगर आप बात करें आर्टिकल 243 की, आप ये स्क्रीन पे बात नहीं कोई कर पा रहा या नहीं कहते, लेकिन ट्विटर पे पीटीआई ये टोटल कैंपेन चला रही है कि पर्सन स्पेसिफिक है। मैं समझता हूं पर्सन स्पेसिफिक नहीं है। देखिए अगर 2026-25 में जंग लड़ने के रमूज बदल गए हैं और पूरी दुनिया नई नई टेक्नोलॉजीज पर चली गई है और आपने ऑपरेशन मुरैन मरसूस की फतवाहत के बाद ये देखा कि कहां हमारे लकूनास थे या कहां पर हमें नुकसान हो सकता था, और सबसे अहम चीज जो सामने आई वो यही खदशा ये है कि पीटीआई की तरह कहीं आप भी माफी ना मांगे, जिस तरह उन्होंने एक्सटेंशन दी थी 5 साल बाद माफी मांगी। ये एक्सटेंशन नहीं है, ये बेसिकली मुसल्लह अफवाज में बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए एक चीज की गई और एक ओहदा क्रिएट किया गया ताकि तीनों आपकी आर्म फोर्सेस जो है एक फैसला कर सकें। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ 50 साल पुराना ओहदा था, उसको चेंज किया गया है। अच्छा, अब आखिरी बात, प्रेसिडेंट की इम्यूनिटी पे मेरी जाती राय तो ये है इखलाकी तौर पर कि इम्यूनिटी उस तरीके से नहीं होनी चाहिए, इसलिए पीएम साहब ने नहीं ली। लेकिन पीपल्स पार्टी का नुक्ते नजर उसमें ये है, चूंकि उनका नुमाइंदा यहाँ नहीं बैठा हुआ तो वो हमारी तादी उसकी नुमाइंदगी भी मैंने ही करनी है कि प्रेसिडेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, सेरेमोनियल पोजीशन है। प्रेसिडेंट के पास ना कोई रूल्स ऑफ बिजनेस में फाइनेंशियल पावर है ना वैसे पाकिस्तान में सियासी ऑफिस ही होता है ये। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद कामरान यूसुफ साहब से नेशनल सिक्योरिटी पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले 27वीं आईनी तरमीम पर हमारी डिस्कशन जारी थी और एक जो चैलेंज है हुकूमत को दरपेश वो पॉलिटिकल पोलराइजेशन का है, वो बैनुस्सूबाई जो कॉपरेशन है उसका इशू है, चाहे वो पारा चनार का मसला हो या अफगानिस्तान का इशू हो, टीटीपी का मसला हो, दहशत गर्दी का ऑपरेशन का मसला हो। और दूसरी जानब ये जो कौमी असम्बली में या सेनेट में जो कुछ हुआ इस पर भी रिजर्वेशन है। कामरान साहब, फिर नेक्टा हमने बनाई थी, इसके अलावा नेशनल एक्शन प्लान हमने बनाया था, अनफॉर्चुनेटली उसको हमने उस तरह से फॉलो नहीं किया। पॉलिटिकल रीजंस ही हैं इसकी, पॉलिटिकल कोऑपरेशन का मसला सबसे बड़ा है इस वक्त, या आपको लगता है कि एग्जीक्यूशन स्टेज पे हम जाने से पहले विल जो है वो लैक करते हैं, हमारी विल नहीं थी? देखें, पॉलिटिकल बिल्कुल इशू है। देखें, इधर बैठे हुए भी आज भी एक मौका आया था दिसंबर 2014 में जब आर्मी पब्लिक स्कूल का अंदोनाक वाकया हुआ था, तो एक फॉर अ ब्रीफ पीरियड आपको एक कंसेंसस नजर आया और पहली मरतबा उससे पहले ये डिबेट होती थी कि ये तो अमेरिका की जंग है, ये हमारी जंग है ही नहीं। लेकिन उसके बाद एक मोमेंट जरूर आया था कि जहां पर इत्तेफाक राय पाया गया था तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में कि इस जंग को किसी लॉजिकल एंड पे लेके जाना है, और उसी के नतीजे में हमने देखा कि नेशनल एक्शन प्लान आपके सामने आया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो एक कंसेंसस था फॉर अ ब्रीफ पीरियड था। आज भी अगर आप देखें कितनी ज्यादा डिविजन्स हैं,
अगर एक तरफ से अफगानिस्तान से हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, स्टिल वी डोंट हैव क्लैरिटी। अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, तहरीक इंसाफ का एक अपना मौक़िफ़ है, वो कहते हैं नहीं जी बातचीत के जरिए मसाइल हल होने चाहिए। माजी में हमने बात करके भी देख ली है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो सबसे बड़ा इशू है वो पॉलिटिकल डिविजन्स हैं, और फिर आई थिंक नजरियाती इख्तलाफात भी हैं। हमारे यहाँ ऐसी जमातें भी हैं जो शायद खुल के पब्लिकली तो नहीं कहती, लेकिन अफगान तालिबान को या कंधार में जो हैबतुल्लाह खुनज़ादा बैठे हैं उनको शायद पब्लिकली तो बैत नहीं की हुई, लेकिन उनको अमीरुल मोमिनीन मानते हैं। तो ये बड़े प्रॉब्लम है। अचकज़ई साहब का एक ट्वीट है, वो कहते हैं कि एक ऐसा मुल्क जिसने 2 सुपर पावर्स को गिरा दिया, आप सोच लें कि उसके खिलाफ क्या ताकत इस्तेमाल होगी। तो आपको लगता है कि हमेशा से जो पाकिस्तान के पास कोई ना कोई ऐसा स्टेक होल्डर रहा है जो नेगोशिएट कर ले, इस बार क्या वो स्टेक होल्डर पीटीआई है या ये मिथ है कि अगर उनसे बात करवाएंगे कुछ हल निकल आएगा? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये मिथ है, और वो उसको जो अफगान तालिबान भी है ना, इसको एक्सप्लॉइट करते हैं, बिकॉज दे नो कि इनका पर्सपेक्टिव डिफरेंट है और ये कोई इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल इशू नहीं है। रही बात अचकज़ई साहब की, और ये बहुत ज़्यादा डिबेट होती है, ये मिसपरसेप्शन भी है। सारों को पता है कि रशिया को जब शिकस्त हुई तो पूरी दुनिया एक तरफ थी और एक तरफ वो रूस था। फिर अमेरिका को जो कहते हैं शिकस्त हुई, अगर पाकिस्तान पनाह ना देता अफगान तालिबान को, और आज क्या उनकी ये सिचुएशन होती। एंड मोर इम्पोर्टेंटली आई थिंक, ठीक है हमारे भी अपने मसाइल हैं, लेकिन फिर भी हम अफगानिस्तान से बहुत बेहतर हैं। अगर वाकई उन्होंने, मैं समझता कि इससे डिबेट से बढ़कर 40-50 सालों में अफगानिस्तान ने क्या हासिल किया है, आज उनके अपने अंदर जो डिविजन्स देख लें क्या उनको मिला है। अगर शिकस्त दे करके वो कम से कम साउथ एशिया की पावर बन जाते सुपर, तो फिर भी हम मान लेते। बिल्कुल। तो ये जंग जो है वो इससे टेक अवे अफगानिस्तान के लिए भी कुछ नहीं है। मरवत साहब, कमिंग बैक टू द पॉलिटिकल सिचुएशन, अब ये मुल्क गिर एहतजाज की कॉल की बात हो रही है। फैसल वाडा साहब ने कल मिठाइयाँ बांट दी, उन्होंने कहा अगली भी आएगी, रोक के दिखाएं आप। तो किस तरफ जा रहे हैं मामलात? पीटीआई के पास अब वही सोल्यूशन रह गया जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि मैच रिजाइन करो, असेंबली से बाहर आ जाओ और एहतजाज करो। अच्छा, ये फवाद चौधरी साहब ने पहले भी मैच से रिजाइन करवाया था। अच्छा, करवाया था। वो वैसे इसके खिलाफ हैं, वो कहते हैं। नहीं, मेरा ख्याल है, जहाँ तक मुझे पार्टी के अंदर इल्म है, फवाद चौधरी साहब जो हैं शायद मेरे दोस्त हैं, लेकिन वो जो उस वक्त रिजाइन हुए थे उसमें शायद उनका किरदार था। अच्छा, जहाँ तक पीटीआई की एहतजाजी तहरीक की बात है, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जो मुल्क में, देखें, ये पहली 26वीं आईनी तरमीम हुई, 27वीं आईनी तरमीम हुई, ये दोनों तरमीमात जो हैं, इससे जिस तरह शफकत भाई ने बात की, वो जो हाइब्रिड निज़ाम था जो बताते थे, उन्होंने अब निज़ाम पे अपने पंजे गाड़ दिए हैं सब ने। ठीक, जो एक ही किश्ते के सवार हैं। सही। अब ये जो 28वीं तरमीम आएगी, ये थोड़ी अवामी फलाह की तरमीम होगी, लोकल बॉडीज, एजुकेशन, हाँ, अवाम के लिए कुछ होगा। जहाँ तक पीटीआई का एहतजाजी तहरीक का ताल्लुक है, पूरी ईमानदारी से मैं ये कहता हूँ कि एहतजाजी सलाहियत नहीं है। सोहेल अफरीदी में भी नहीं। ये सिर्फ अकेला सोहेल अफरीदी क्या कर सकते हैं? वो कहते हैं मैं चैंपियन हूँ एहतजाज करने के। नहीं, मैं समझता हूँ, देखिए, मैंने एहतजाज किए हैं केपी में, पूरे पाकिस्तान में। अच्छा। और मुझे पीटीआई की एहतजाजी नफ्सियात का अच्छी तरह इल्म है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, इसको इतना मारा पीटा गया, अच्छा, और इतने नुकसानात उठाए, जितने मैंने हम बैठे हुए हैं। आज भी मेरे खिलाफ ATC कोर्ट में केसेस थे। अगर 58 केसेस आप पे हो और आपको हफ्ते की तारीख मिले। दूसरी बात यह है कि एक तो जो TLP के साथ हुआ, ठीक है, लाहौर में या पंजाब में, ठीक, फिर 26 नवंबर को जो हुआ, ठीक, तो लिहाजा एहतजाज जिसको स्पेस नहीं है, मेरे पास वक्त कम है, ठीक है। मैं सिर्फ ये कंक्लूड कर दूं, मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि एहतजाज की सलाहियत नहीं है। मुझे एहतजाज होता हुआ नजर नहीं आ रहा। शफकत साहब, आई हैव 30 सेकंड्स। अब वे फॉरवर्ड, चूंकि ईवान में उनके पास अक्सरियत भी आ गई है, तो अब वो आपके पास क्या ऑप्शन छोड़ी है उन्होंने? देख, ये तो कोई भूल जाए ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज में नहीं जाएगी। हम एहतजाज में जाएंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा इन्होंने। अदरवाइज एक ही हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन रह गया है कि हम पुरअमन एहतजाज करें। बोली इन्होंने चलानी है, वो जो चलाएंगे, इनको 50-100, 200-400 बंदा मारना कोई मसला नहीं है। नहीं, वो दूसरा ऑप्शन जब लेने लगते हैं, आप तनकीद करते हैं ना। शाह महमूद साहब से जो मुलाकातें हुई 3 लोगों की, पीटीआई के सोशल मीडिया ने बंदूकें निकाल ली अपनी। क्या
सबने कहा कि ये देखिए वो बंदे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पीठ में छुरा घोंप गए हैं, आज उनको आप आगे लगा के और फिर हमारे साथ मुज़ाकरात करवा, हमारा कोई तलक नहीं है फवाद चौधरी जैसे लोगों से। मैं रिक्वेस्ट कर दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल एहतजाज में जाएगी, गोली इन्होंने चलानी है। वो तो देखे ना, ये जो क्यों इम्यूनिटीज ले रहे हैं, ये इम्यूनिटीज उसी वजह से है कि कल ये कत्ल खुलने हैं। ये कहना चाहता हूँ जो शफकत भाई ने बात की है, ये जो फवाद चौधरी साहब और अमेरिकानी साहब वगैरह मिले हैं, इनको पकड़ा गया, मारा गया, पाबंद सलासल किया गया, प्राइस पे कर दी नहीं, एक मिनट जी, और जबरदस्ती पार्टी छुड़वाई गई है। अच्छा, काम तो ये होना चाहिए था कि हम उनको दिलासा देते, उनकी हिम्मत बंधाते। और ये जो एहतजाज की बात है ना, मैं पूरे वसूख से कह रहा हूँ कि एहतजाज जो ना कोई 200-300 मरवाने के लिए आएंगे जी, और ना इस दफा जो है अटक फुल को ये दफा ये नहीं होना। ठीक है, वजह इसकी ये है, वजह इसकी ये है कि पार्टी जो है उसके इत्तेहाद में दरारें। मसला है। बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब, शफकत अब्बास साहब, कामरान यूसुफ साहब, हुज़ैफा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। नाज़िम, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।